नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द विजन साइंस हब पे। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बताना शुरू किया था और डाइजेशन में हम लोग आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है यहाँ तक जो है पढ़ चुके हैं। उसके पहले यदि हम जाएं तो ग्रसनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन और फिर मुख में जो है भोजन का यांत्रिक पाचन कैसे होता है इसके बारे में जो है आपको बताया गया है। और सबसे मेरा अंतिम टॉपिक था कि आमाशय में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है। अब यही भोजन जो है आमाशय के बाद जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो आज का क्लास है कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं छोटी आंत के बारे में। लिख सकते हैं यहाँ पे छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत की जो है लगभग 3 भाग होता है। सबसे पहला जो भाग है उसको बोला जाता है ग्रहणी, जो दूसरी भाग होती है उसको बोला जाता है जेजुनम और जो तीसरी भाग है उसको बोला जाता है इलियम। ऐसे जो है छोटी आंत के 3 भाग ग्रहणी, जिसको डिओडनम बोला जाता है, जेजुनम और इलियम। तो सबसे पहले जो है आमाशय से भोजन छोटी आंत के पहले भाग अर्थात ग्रहणी में प्रवेश करता है और इसी ग्रहणी से एक संरचना जुड़ी होती है पतिनुमा, जिसको बोला जाता है अग्नाशय पेनक्रियास, और इसी से जो है एक थैलीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसको बोला जाता है यकृत लीवर। तो यकृत है या फिर अग्नाशय है, ये भोजन को पाचन में मतलब सहायता करता है, ना कि भोजन को पचाता है। भोजन को पचाने में जो है इनडायरेक्टली रूप से सहायता करता है। जो अग्नाशय है उससे निकलता है अग्नाशयिक रस और उसमें बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है, और जो यकृत है उससे स्रावित होता है जठरस, सॉरी पीतरस, और पीतरस जो हो जहाँ पे इकट्ठा रहता है उसको बोला जाता है पित्ताशय। तो आइए इस पॉइंट को जो है नोट कर लिया जाए। यहां से लिख सकते हैं कि अब भोजन आमाशय से होते हुए छोटी आंत के ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। और छोटी आंत से ही जो एक पतिनुमा संरचना होती है जुड़ी हुई, जिसको बोला जाता है अग्नाशय। हम इसको पहले पॉइंट करके लिख लेते हैं। छोटी आंत से एक पतिनुमा संरचना जुड़ी रहती है, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। तथा इसी से एक थैलीनुमा तथा इसी से एक थैलीनुमा संरचना जुड़ी रहती है, जिसे यकृत लीवर कहा जाता है। तो
जो छोटी आंत का पहला भाग है ग्रहणी, उसी से जो है एक पत्तीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसको बोला जाता है अग्नाशय, और एक थैलीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसको बोला जाता है यकृत। इस यकृत से जो है पीत रस का स्राव होता है, और पीत रस की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। आमाशय में भोजन की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, क्योंकि आमाशय से निकलता है HCl, और फिर यहाँ आता है छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, तो यकृत द्वारा एक पाइप से जुड़ा हुआ संरचना रहता है, और उसी से जो है पीत रस ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है। पीत रस जो होता है क्षारीय प्रकृति का, जिसकी वजह से भोजन जो है उदासीन हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यकृत से, ये मेरा नोट होगा, नोट सेकंड लिख देते हैं। यकृत से पीत रस का स्राव होता है। पीत रस का स्राव होता है तथा इस पीत रस की प्रकृति क्षारीय होती है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है तथा इस पीत रस की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। यदि हम इसके पीएच मान का बात कर लें तो इसका पीएच मान जो है लगभग 7.5 से लेके 8.2 के आसपास होता है, इसलिए इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। यदि नोट थर्ड देखें हम, तो नोट थर्ड में लिख सकते हैं कि पीत रस के द्वारा जो पीत स्राव होता है वो जो है एक और थैला पे जमा रहता है, उसी थैला का जो है नाम दे दिया गया है पित्ताशय। लिख सकते हैं कि पीत रस जहां इकट्ठा रहता है, पीत रस जहां इकट्ठा रहता है उसे पित्ताशय कहा जाता है। पीत रस जहां इकट्ठा रहता है उसको जो है पित्ताशय बोला जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है। लिखवाया गया इसके लिए कि अब भोजन जो है आमाशय से होते हुए छोटी आंत की ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है, और फिर जो है छोटी आंत से जुड़ी हुई पत्तीनुमा संरचना होती है जिसे अग्नाशय पैनक्रियास कहा जाता है, तथा इसी से जो है एक थैलीनुमा संरचना जुड़ी रहती है जिसे यकृत या लीवर कहा जाता है। यकृत से जो है पीत रस का स्राव होता है तथा इस पीत रस की प्रकृति जो है क्षारीय होती है, और इसका पीएच मान जो है लगभग 7.5 से 8.2 के आसपास होता है। पीत रस जो है जहां इकट्ठा रहता है उसको जो है पित्ताशय कहा जाता है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। पीत रस वसा को जल में घुलनशील बनाता है, जल में घुलनशील बनाता है। पीत रस वसा को जल में घुलनशील बनाता है तथा वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को, जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को वसा को जल में घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। ध्यान रखना है यहाँ पे, इमल्सीकरण जो है कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। इमल्सीकरण वसा को जल में घुलनशील बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है इमल्सीकरण। लिख सकते हैं प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। इसी पीत रस में जो है दो प्रकार का वर्णक पाया जाता है। पहला होता है बिलरुबिन और दूसरा होता है बिलबॉर्डिन। इसी की वजह से जो है जो भी मतलब भोजन हम करते हैं उसका रंग जो है
पीला हो जाता है। जो टट्टी होता है उसका भी कलर जो है पीला हो जाता है। इसका मुख्य वजह है कि जब आरबीसी की कोशिकाएं मर जाती है तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का कण है वो जो है एक स्थान होता है लीवर के आसपास ही एक सटा हुआ, जिसको बोला जाता है पलीहा, वहीं पे एकत्रित हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आरबीसी का कब्रगाह जो है पलीहा होता है। तो इसी से निकलता है आपका बिलरुबिन और बिलबॉर्डिन। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पीतरस होता है इसमें जो है दो प्रकार का वर्णक पाया जाता है। पहला वर्णक होता है बिलरुबिन और दूसरा वर्णक होता है बिलबॉर्डिन। हालांकि इसकी आवश्यकता फिलहाल यहाँ नहीं है। हम यहाँ पे नोट 4 लिखते हैं, नोट 5 सॉरी, नोट 4 तक तो हो चुका है, नोट 5 लिखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यकृत होता है। सिंपल आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तब जो है यकृत। ऐसे यदि पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। और फिर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तब हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। तो इसको हम नोट 6 में लिखते हैं। यहां से सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको काफी ध्यान से पढ़ना होगा। लिख सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि होती है। और देखा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तब होगा आपका पीयूष ग्रंथि। हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि होती है। और देखा जाए कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और फिर मिश्रित ग्रंथि किसको बोला जाता है, तब होगा आपका अग्नाशय पेनक्रियास। इसको भी लिख लेते हैं कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी तथा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होती है। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
ये रहा सिर्फ पित्त के बारे में जो यकृत के द्वारा स्रावित होता है। इसके बाद से पढ़ना हम लोग को अग्नाशय के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अग्नाशय से जो है अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। दूसरी जो पतिनुमा संरचना होती है जिसको बोल रहे हैं अग्नाशय, तो इस अग्नाशय से जो है अग्नाशयिक रस का स्राव होता है और इसी अग्नाशयिक रस को जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है लगभग सभी प्रकार के भोजन को पचाने के लिए एंजाइम पाया जाता है। लिखते हैं यहाँ पे अग्नाशय से अग्नाशयिक रस का स्राव होता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। क्योंकि इससे सभी प्रकार के भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का स्राव होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो एक नलिका द्वारा होते हुए आपको ग्रहणी में भेज दिया जाता है। सबसे जो पहला प्रकार का एंजाइम है उसको बोला जाता है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा होता है लाइपेज। इससे जो है लगभग 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव होता है। सबसे पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज और तीसरा लाइपेज। इस ट्रिप्सिन से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पाचन करेगा और फिर जो लाइपेज है इससे वसा का पाचन होता है। ध्यान रखना है कि अग्नाशयिक रस जो है उससे जो है 3 प्रकार के एंजाइम स्राव होता है। सबसे पहला है ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाएगा, एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा और लाइपेज जो वसा को पचाएगा। अब इसके बाद से भोजन जो है छोटी आंत के ही दूसरे और तीसरे भाग अर्थात जेजुनम और इलियम में प्रवेश करता है और यहाँ पे पाई जाती है ब्रूनर नामक कोशिकाएं और इसमें जो है बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है और उसका काम होता है अलग अलग प्रकार के भोजन का पाचन करना। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम उसको लिखते हैं। लिखेंगे अब भोजन छोटी आंत के जेजुनम और इलियम भाग में प्रवेश करती है। जेजुनम तथा
इलियम भाग में प्रवेश करती है, इलियम भाग में प्रवेश करता है, जहां ब्रूनर नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां ब्रूनर नामक कोशिकाएं पाई जाती है। तथा इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार के भोजन का पाचन करते हैं। लिखा गया है कि अब भोजन जो है ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत का जो दूसरा तीसरा भाग होता है, अर्थात जेजुनम और इलियम भाग में प्रवेश करता है, और यहाँ पे पाई जाती है ब्रूनर नामक कोशिकाएं, और इससे जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम मतलब स्राव होता है या फिर विभिन्न प्रकार का एंजाइम जो है पाया जाता है, जिससे जो है निम्न प्रकार के भोजन का पाचन होता है। अब इसमें सबसे पहला होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा होता है लाइपेज। लाइपेज तो लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल। तीसरा होता है माल्टेज। ये माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। चौथा आता है सुक्रेज। और सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। चौथा होता है, पांचवा होता है लैक्टोज। यहाँ पे एंजाइम होगा लैक्टेज। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार जो है छोटी आंत में लगभग सभी प्रकार के भोजन का पाचन हो जाता है। ब्रूनर कोशिकाएं से जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित होता है, जैसे इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है प्रोटीन को बदल देगा अमीनो अम्ल में। लाइपेज जो वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करेगा। माल्टेज जो माल्टोज को जो है ग्लूकोज में बदलेगा। और फिर सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज में बदलेगा। लैक्टेज जो है लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी छोटी आंत में जो है कुछ अंगुली नुमा ऐसे करके संरचनाएं पाई जाती है, जिसका काम होता है कि भोजन में जो भी अव्यय है, जैसे ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, इसको जो है रक्त में मिलाना,
तो रक्त में पोषक पदार्थों को मिलाने का काम जो है, यही एक उंगलीनुमा संरचना है जिसको बोला जाता है भिलाई, यही करती है। तो आइए हम लिखते हैं इसको कि रक्त में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि छोटी आंत में कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे रसांकुर या दीर्घरोम या भिलाई कहा जाता है। इसका कार्य जो है पोषक पदार्थों को रक्त में मिलाना होता है। लिखते हैं यहां से, इसका कार्य भोजन को रक्त में मिलाना होता है। छोटी आंत में जो है कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे रसांकुर दीर्घरोम भिलाई कहा जाता है। इसका कार्य भोजन को रक्त में, भोजन की जगह पर हम लिख सकते हैं पोषक पदार्थ को। इसका कार्य पोषक पदार्थों को रक्त में मिलाना होता है। अगला देखते हैं, अगला नोट कि भोजन का जो है संपूर्ण पाचन या फिर भोजन का जो है सर्वाधिक अवशोषण कहाँ से होता है, तो होता है छोटी आंत से। लिखते हैं भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण छोटी आंत से होता है। ये रहा आपका छोटी आंत, कि छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन कैसे होता है। इसके बाद से हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि बड़ी आंत में जो है, अब भोजन का पाचन तो यहीं पे संपन्न होता है, लेकिन बड़ी आंत का काम होता है सिर्फ जल का अवशोषण करना। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बड़ी आंत का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या कार्य होता है, और ये फिर बड़ी आंत में जल का अवशोषण कैसे होता है, मलाशय क्या है, मलद्वार क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग जो है इसको नोट्स जरूर बनाएं, और फिर अपने अनुसार जो है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा या घटा के देख सकते हैं। उसका स्पीड जो है अपने अनुसार करके देख सकते हैं। आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिए।